नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान से एक बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है? ये एक ऐसी खबर है जो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। पेजेश्कियन साहब का एक ट्वीट आया। पेजेश्कियन यानी ईरान के राष्ट्रपति का ट्वीट आया। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। पर्शियन में ट्वीट था, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है। और इस ट्वीट में पेजेश्कियन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, रहबर कहते हैं ईरान में, हमारे नेता जो खामनेई है, अगर उनके ऊपर कोई हमला हुआ तो वो ईरान के ऊपर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह है, और जो बात कई ट्वीट्स में कही भी गई है और पहले भी जिसकी चर्चा हुई है, कि भले इजराइल की डर की वजह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। जी, अब खबरें बिल्कुल साफ आने लगी हैं। इजराइल के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में भी वो बातें छप रही हैं जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इजराइल को यह डर था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार ईरान जरा सा भी चूकेगा नहीं और इजराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए जितनी मिसाइलें चला सकता है उतनी मिसाइलें चलाएगा। और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका को उसने कहा कि आक्रमण मत करो, हमला मत करो। तो हमला तो नहीं हुआ, जंग के आसार तो फिलहाल खत्म हो गए, लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल, जो शैतानी उनकी फितरत है और हमेशा से है, वो खामनेई को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं? खामनेई के अड्डे को, खामनेई जहां रहते हैं, जो घर है उनका, उसमें या कहीं और खामनेई को निशाना बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका? अगर यह कोशिश नहीं हो रही होती तो पेजेश्कियन साहब को यह लिखने की क्या जरूरत थी कि हमारे नेता पर कोई हमला हुआ तो हम ईरान पे हमला मानेंगे? एक बात समझ लेना चाहिए, आयतुल्लाह खामनेई से आप खुश हो, नाराज हो, आपको पसंद हो, ना पसंद हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई उनको पसंद कर सकता है, कोई ना पसंद कर सकता है, कोई उनको रहबर कह सकता है, कोई उनको तानाशाह कह सकता है, जिसका जो मन में आए वो कहे। लेकिन खामनेई कोई मदरो नहीं है। खामनेई न केवल ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, बल्कि दुनिया भर के जो शिया कम्युनिटी के मुसलमान हैं उनके लीडर हैं। और अभी की बात अगर कहें तो शिया हो या सुन्नी हो या किसी भी फिरके का मुसलमान हो, वो खामनेई को अपना लीडर मानता है। तो खामनेई को जान से मारने का मतलब यह नहीं होगा कि आपने खत्म कर दिया और फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसका रिएक्शन पूरी दुनिया में देखा जाएगा, अरब वर्ल्ड में देखा जाएगा, बाकी सारी जगहों पर देखा जाएगा। और ये इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा वाटरलू बन सकता है, बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल कर सकते हैं। मैंने कहा उनकी शैतानी फितरत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी कार्रवाई उनको बहुत महंगी पड़ सकती है। ये बात शायद उनको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही होगी तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों में से एक करेंगे, इस तरह का कोई हमला करके तख्ता पलट करना, बाकी सब करना, जो हो वो हो। लेकिन खामनेई, जो मैंने बताया कि शियाओं के धर्म गुरु हैं और बाकी मुस्लिम फिरकों में भी उनकी बहुत इज्जत है, चाइना रशिया तो उनकी इज्जत करते ही हैं, वैसे में उनके ऊपर कोई हमला करना या उन्हें मारने की कोशिश करना इजराइल और अमेरिका को बहुत महंगा पड़ सकता है, तुरंत ना सही, लॉन्ग टर्म में। तो वो क्या करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो गजा की बात चल रही है। लेकिन गजा की बात पर आऊं उसके पहले आपको दिखाता हूं एक छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा, 15-16 सेकंड दिखाऊंगा बस, इसके देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये मौजूदा दौर में अगर रवीश कुमार ना होते, अगर अशोक कुमार पांडे ना होते, अगर चंद एक जिंदा जमीर जियाले ना होते हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, तो हम तो यही समझते गोदी मीडिया को सुनकर कि इस्लामी निजाम का तख्ता पलट गया। तो ये वीडियो फेसबुक पर हमारी एक मित्र ने पोस्ट किया और हमें टैग किया। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं नहीं जानता कि ये साहब कौन है। मुझे लगा कि कोई धार्मिक भाषण दे रहे होंगे, मजहबी भाषण दे रहे होंगे, मैं सुन के क्या करूंगा। लेकिन शुरुआत में ही जब उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है कि रवीश कुमार और अशोक कुमार पांडे जैसे पत्रकार हैं जो सच्ची खबरें पहुंचाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी बात दूर तक भी जा रही है और हमारी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ वो बात सही साबित होती है। आपको याद होगा कि ईरान को टुकड़ों में बांटने की साजिश के बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद एक दिन बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा सुन के बात की, लेकिन उसके एक दिन बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपती है कि बटा हुआ ईरान अमेरिका के लिए ज्यादा मुफीद होगा।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लान जो है ये बहुत दिनों से अमेरिका और इजराइल के दिल में पल रहा है कि किसी तरह से ईरान को टुकड़ों में बांट दिया जाए और एक हिस्से पर, जिसको वो पर्शिया कहते हैं, उस हिस्से पर अपने गुलाम रजा पहलवी को बिठा दिया जाए और बाकी जगहों पर लूट चलती रहे और ऐसे ये बंटवारा किया जाए कि ईरान, जो आज का ईरान है, वो आपस में ही लड़ भिड़ कर पूरी तरह से सीरिया की तरह तबाह और बर्बाद हो जाए। जो फॉल्ट लाइंस हैं, आप जानते हैं ईरान में अलग अलग फिरके रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग नेशनलिटीज के लोग रहते हैं, उनको आपस में बांट के काट के खत्म करने का जो इजरायली प्लान है, इसके बारे में मैंने बताया और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी उसको छापा। तो खुशी होती है कि हम पूरी ईमानदारी से जो बात कहने की कोशिश करते हैं वो दूर तक पहुंचती है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। चलते हैं गजा की तरफ। बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है और भारत में कुछ दिनों में भक्त इस बात की खुशी मनाने वाले हैं, अभी भी कुछ लोग मना रहे हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है, भारत को इनवाइट किया गया है कि आइए आप भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनिए। कोई बुराई नहीं है अगर नरेंद्र मोदी जी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनते हैं, अमेरिका की सरपरस्ती में जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है उसमें शामिल होते हैं, तो मुझे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। सवाल बस यही है कि पूरे मिडिल ईस्ट की इस प्रॉब्लम में, गजा की पूरी प्रॉब्लम में, गजा की जंग के दौरान क्या भारत ने कोई स्टैंड लिया है? जब तब स्टैंड नहीं लिया तो अब बोर्ड ऑफ पीस में जाकर वो क्या करेगा, ये एक सवाल है। लेकिन यहां पर कुछ और बातें, जो भक्त खुश हो रहे हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने बुलावा भेजा है, उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि 80 और मुल्कों को भेजा गया है ये न्योता। 80 मुल्कों को ये न्योता भेजा गया है, जिसमें अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया और साइप्रस तो हैं ही, पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये कोई ऐसा स्पेशल सम्मान नहीं है, दुनिया का तकरीबन हर उस मुल्क को ये भेजा गया है जिसके ऊपर अमेरिका का भरोसा है कि वो हमारे साथ ही खड़ा होगा, वो हमारी जबान में जबान मिलाकर, हमारी बात में बात मिलाकर करेगा, उनको बुलाया गया है। दरअसल ये बोर्ड ऑफ पीस का जो पूरा मामला है वो ऐसा लगता है कि यूएन के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने ट्रंप एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसका अस्थायी सदस्य, जिसको कहते हैं कि जो पक्का सदस्य नहीं होगा, जो कुछ वक्त के लिए होगा, वो तो आप मुफ्त में बन सकते हैं, लेकिन अगर इसका पक्का मेंबर आपको बनना है तो $1 बिलियन आपको देना होगा। यानी $1 बिलियन अगर मोदी जी देंगे तब वो खरीद पाएंगे इसकी परमानेंट मेंबरशिप, वरना वो परमानेंट मेंबर नहीं होंगे। अगर जाएंगे भी तो बस ऐसे ही होंगे, उनकी आवाज का कोई खास मतलब नहीं होगा। तो आप सोचिए, ट्रंप ने इसमें भी पैसे कमाने का तरीका सोच लिया है कि $1 बिलियन दो और आकर बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन जाओ। अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है गजा के लिए, ये जरूरी बात है, इस पर बात करते हैं। इसमें कौन कौन है? मार्को रूबियो है, स्टीव विटकॉफ है, जेरेड कुशनर है, मार्क रोवन है, इराक का हत्यारा टोनी ब्लेयर है, रॉबर्ट ग्रेबियल जूनियर है और अजय बंगा है। इनमें से ज्यादातर लोग यहूदी हैं और जो बचे हुए हैं वो जायनिस्ट क्रिश्चियन हैं। जायनिस्ट क्रिश्चियन इनको कहा जाता है, जो हैं तो धर्म से ईसाई लेकिन जायनिस्ट हैं, जो इजराइल की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जेरूशलम की जो चर्च है उसने एक लेटर इशू किया है और जायनिस्ट जो क्रिश्चियनिज्म है, या जायनिस्ट जो क्रिश्चियन है, यानी इजराइल को सपोर्ट करने वाले जो क्रिश्चियन हैं, उनकी मजम्मत की है। कहा है कि वो दुनिया में और हमारे धर्म के अंदर बंटवारा पैदा कर रहे हैं। खैर, वो मजहब का मामला है, उस पर अलग से बात कर लेंगे। अभी का मामला ये है कि आपको गजा के लिए एक पीस बोर्ड बनाना है, जो गजा के अंदर शांति स्थापित करेगा, जो गजा को रीबिल्ड करेगा। और इस पूरे प्रोसेस में आपने एक भी अरब को नहीं रखा है। एक अरब मुल्क के रीडेवलपमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपने पीस कमेटी बनाई है, उसमें एक भी अरब या एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो इजराइल के बेहद करीबी रहे हैं। स्टीव विटकॉफ हो, मार्को रूबियो हो, इनका पुराना बयान आप देख लीजिए, जेरेड कुशनर हो, इस तरह के लोग इस पूरी लड़ाई में इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े रहे हैं। यानी इनकी जो भी इनके सेंटिमेंट्स हैं वो इजराइल के साथ हैं, ये गजा के साथ कभी थे ही नहीं। तो जो गजा के दुश्मन रहे हैं उनके हाथ में आपने गजा की पीस दे दी है। और साथ में किसको शामिल किया है? टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन का एक्स प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जिसको आप इराक का बूचर कह सकते हैं, जिसने इराक में जो लाखों लोग मारे गए उसमें बड़ा रोल निभाया। तो ये लोग जिन्होंने अरबों का खून बहाया है,
ये लोग जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहे हैं, ये गजा में पीस क्या एस्टैब्लिश करेंगे? बहुत क्लियर सी बात है कि ये नौटंकी जो भी चल रही है वो गजा को बेचने खरीदने के लिए चल रही है। गजा के जो रहने वाले हैं, जो अरब हैं, और चाहे अरब दूसरे अरब मुल्कों के रहने वाले जो लोग हैं, वो कभी भी इस पीस कमेटी को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारा खून बहाया है। मोदी जी के ऊपर शायद प्रेशर बनाने के लिए या मोदी जी को शामिल कराने के लिए ही यूएई के जो सर्वे सर्वा हैं वो इंडिया आ रहे हैं। उनके मुलाकात होगी मोदी जी से। अब उनका मामला आप जानते ही हैं कि इस समय अरब दो हिस्सों में बटा हुआ है और यूएई लगभग अकेला पड़ा हुआ है। सऊदी अरबिया, टर्की और बाकी सारे मुल्क जो हैं वो यूएई को लगभग किनारे किए हुए हैं। यमन में जो हुआ, सूडान में जो हुआ, मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि कैसे हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है यूएई। और सच बताऊं तो अरब मुल्कों को यह डर है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर में देख रहा था और इस खबर से, इस लेख से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जितनी मेरी समझदारी है, कि अरब मुल्कों को यह डर है कि इजराइल धीरे धीरे करके पूरे अरब को खा जाएगा। जो उसका ग्रेटर इजराइल का सपना है, उसमें इन सारे मुल्कों की जमीन है। इसलिए इन मुल्कों ने एक तो नाटो स्टाइल का एक ग्रुप बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जो बहुत जल्दी अमली जामा पहन सकती है, जिसमें टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कुछ और मुल्क शामिल होंगे। और दूसरा, इजराइल के मंसूबे नाकाम करने के लिए इजराइल के सबसे करीबी यूएई को किनारे करना शुरू कर दिया है। ऐसे में यूएई के जो सर्वे सर्वा हैं, शाह हैं, बादशाह हैं, वो इंडिया आ रहे हैं। अमीर जो है वहां के, वो इंडिया आ रहे हैं। अब क्या बात होती है, क्या मोदी जी $1 बिलियन देकर गाजा पीस कमेटी में शामिल होंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि ये पीस कमेटी 2-4 साल तक भले गजा के अंदर थोड़ी शांति देख ले, शांति स्थापित कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गजा में तब तक शांति नहीं होगी जब तक फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बहुत साफ बात है, अगर आप फलस्तीन को एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क नहीं बनने देंगे तो गजा के लोग कभी भी इस तरह के टूटे फूटे, इस तरह के अपने दुश्मनाना बोर्ड ऑफ पीस को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। अब मजेदार बात यह है कि इजराइल भी यह कह रहा है कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस से खुश नहीं हैं। इजराइल का भी कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया। इजराइल का भी कहना है कि टर्की जैसे मुल्क को आपने इसमें शामिल कैसे कर लिया, हम नहीं चाहते थे कि टर्की इसमें शामिल हो। हालांकि कुछ अखबारों का कहना है, हारीज में यह बयान आया है कि यह बेकार की बात है। इजराइल को पता था पहले से, अपने लोगों को खुश करने के लिए नेतन्याहू ये सब कह रहा है, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल साफ किया है कि तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। जो बोर्ड ऑफ पीस बना है वो अपने तरीके से काम करेगा। देखना है कि ट्रंप आगे बढ़ता है इस पर, या ये तमाशा ऐसे ही बस होकर खत्म हो जाता है, पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। ईरान में अब आप ये देखिए कि फाइनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार ये छाप रहा है कि ईरान के अंदर जितना बवाल हुआ, उस सारे बवाल में मोसाद और सीआईए का हाथ था। वो अपने आप पैदा हुआ गुस्सा नहीं था। बहुत प्लान तरीके से लोगों को मारा गया था, काटा गया था, बंदूकें चली थी, मैसेज चले थे, सब कुछ हुआ था। ये अब फाइनेंशियल टाइम कह रहा है और इसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। जिस समय ईरान में यह बलवा चल रहा था, उस समय फलस्तीन की जो राजदूत हैं वहां पर, फलस्तीन की जो एम्बेसडर हैं ईरान में, उनके घर के ऊपर हमला किया गया था। उनको सफोकेट करने की कोशिश की गई थी, आप कह सकते हैं मारने की कोशिश की गई थी। आप बताइए, बाकी सब तो ठीक है, महंगाई से गुस्सा था, तख्ता पलट करना था, लेकिन ये कौन से लोग थे जिनको फलस्तीन से दुश्मनी थी, जो और किसी मुल्क के एम्बेसडर पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के एम्बेसडर पर हमला करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि सीआईए और मोसाद के एजेंट के अलावा यह काम ईरान के अंदर कोई और करने वाला नहीं है। फिलहाल ईरान में शांति है। मैंने बीच में आपको कुम से रिपोर्ट दिखाई थी। आगे भी आकिब भाई जब अवेलेबल होंगे मैं उनसे बात करूंगा, और भी जिन लोगों से बात चल रही है ये समझ में आ रहा है, और जो खबरें भी आ रही हैं कि फिलहाल ईरान में शांति है। शैतानी प्लान इनका जरूर हो सकता है खामनेई के ऊपर अटैक का, लेकिन मैंने आपसे बताया कि यह कैसे बेहद भारी पड़ सकता है। अब ग्रीनलैंड का आप सवाल देखिए। ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है ट्रंप, और कब्जा कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके इस तमाशे ने यूरोप को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यह ऐसा हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है यूरोप। एक लेटर निकला है जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूके, यानी उस इलाके के लगभग सभी इंपॉर्टेंट मुल्कों के जो प्रीमियर हैं उनका सिग्नेचर है। यह कहता है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है,
उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और ग्रीनलैंड के मसले पर अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, अपनी जिंदगी में तो पहली बार देख रहा हूं कि यूरोपीय मुल्क अमेरिका के किसी कदम पर नाराज दिख रहे हैं या फिर उसको चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। वरना तो अमेरिका के हर आदेश पर यस सर कहा है यूरोप के मुल्कों ने। तो दुनिया बहुत मजेदार तरीके से जा रही है। जो अमेरिका और यूरोप कभी पक्के वाले दोस्त हुआ करते थे, दोस्त तो क्या कहेंगे, अमेरिका हेड था और उसके पीछे पीछे चलने वाले यूरोप के लोग थे। अगर अमेरिका और यूरोप इस मुद्दे पर अलग होते हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ती हैं, तो दुनिया का संतुलन और बिगड़ेगा। रशिया चाइना के बारे में इतना मैं बता चुका हूं कि रोज बताने की जरूरत नहीं है। ईरान एक पावर सेंटर के रूप में उभरा है। इन्होंने जो लिंकन अपना एक युद्धपोत वहां पर लगाया है, मरीन जो लगाया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान पे हमला हो सके, इसलिए भी लगाया है कि ईरान अपना तेल कहीं ना भेज सके। और जब आप ईरान को तेल नहीं भेजने देंगे तो उसके बाद ईरान का रिएक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये बोर्ड ऑफ पीस, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ तमाशे हैं। अभी भी वहां पर हालात बहुत नॉर्मल नहीं है। गजा के बारे में तो मैं बहुत क्लियर कह सकता हूं कि अभी थके हुए गजा के लोग जो 2 साल की जंग से थके हैं, परेशान हैं, हर लगभग फैमिली ने अपने घर से किसी न किसी को खोया है, किसी का घर टूट गया है, किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया है। वो फिलहाल भले खामोश रहें, बोर्ड ऑफ पीस को बर्दाश्त करें, लेकिन बिना किसी अरब के, बिना किसी फलस्तीनी के, फलस्तीन में अमन के लिए बना बोर्ड ऑफ पीस कभी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। बॉटम लाइन मैंने पहले ही बता दी कि उस इलाके में शांति तभी हो सकती है जब फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाए। और ट्रंप के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उस इलाके में फिलहाल कितने दिनों तक अमन रहेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये बात सिर्फ उस इलाके की नहीं है, ग्रीनलैंड से लेकर ताइवान तक जितने बवाल चल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के मुहाने पर बैठी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, झूठी खबरों से दूर रहिए, सच्ची खबरें दूर तक पहुंचाइए, हमारी ताकत बनिए। मेंबरशिप ले लीजिए हमारी, वो बहुत बड़ी ताकत होती है हमारे लिए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक QR कोड होगा, उसको स्कैन कर लीजिए। उससे ना हो तो आप आराम से पिन किया हुआ हमारा कमेंट या डिस्क्रिप्शन, वहां जो लिंक मैंने दिए हैं उनको देख सकते हैं। और अगर ये नामुमकिन हो, माली हालत ऐसी ना हो या मन ना हो ऐसा करने का, और चैनल भी सब्सक्राइब ना किया हो, फिर चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।